नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह 9 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों का। सबसे पहले मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी एक बड़ी जानकारी। बीजेपी की तरफ से आज बचे हुए 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। आपको बताएं कि गुना और विदिशा सीट बीजेपी की तरफ से होल्ड रखी गई थी, लेकिन अब इस सीट को लेकर कहीं ना कहीं सहमति बनती हुई स्पष्ट होती नजर आ रही है। सीट पर आज नाम का ऐलान होना संभव। गुना और विदिशा सीट की बात कर रहे हैं। अब तक 228 प्रत्याशी की सूची जारी कर दी गई थी। 2 सीटों को होल्ड रखा था। यह माना जा रहा था कि आपस में नेताओं की नहीं बन रही है। सहमति को लेकर चर्चाएं भी बहुत लंबी चली हैं और इस लंबे दौर की बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि 2 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा आज बीजेपी की तरफ से की जा सकती है। फाइनल सूची के तौर पर इसे देखा जा रहा है। 228 उम्मीदवार पहले से ही घोषित। 230 चूंकि सीटें हैं, 2 गुना और विदिशा, इन सीटों को लेकर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ तय किया जाता है, ये आज स्पष्ट होने की संभावना है। एमपी चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। बीजेपी की तरफ से फाइनल सूची, 2 नाम बाकी रह गए हैं, गुना और विदिशा। कौन प्रत्याशी होता है बीजेपी की तरफ से, ये देखने वाली बात, क्योंकि आपस में नेताओं की सहमति नहीं बन पा रही थी। ये देखा जा सकता है कि किस नाम को लेकर आखिर इतना लंबा मंथन चला है और क्यों इतनी देरी हुई, ये भी एक प्रमुख सवाल रहेगा। हालांकि गुना और विदिशा सीट पर आज नामों का ऐलान होना संभव। 228 प्रत्याशियों की लिस्ट और उसके बाद गुना और विदिशा को मिलाकर कुल 230 प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से फिर चुनावी मैदान में होंगे। तो आपको बताएं कि फाइनल लिस्ट के तौर पर इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि 200 सीटों पर प्रत्याशी उतारना समय से बहुत जरूरी। नामांकन की प्रक्रिया चूंकि चलने वाली है, फिर 2 सीटों को होल्ड रखा था और अब यह माना जा रहा है कि गुना और विदिशा को लेकर भी सहमति बनती हुई नजर आ रही है। इसी के चलते नामों का ऐलान होना बहुत जल्द ही संभव, और जिस तरह की खबरें, माना जा रहा है कि आज ही नामों का ऐलान हो सकता है। बहुत लंबी चर्चा चली है गुना विदिशा को लेकर। सही कि अनुराग हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। भोपाल, गुना और विदिशा में अनुराग एक असमंजस की स्थिति थी। ये भी खबरें थी कि शायद नेताओं में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। अब क्या सहमति बन गई है? बिल्कुल, देखिए, सहमति भी बन चुकी है और नाम भी फाइनल हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि बीजेपी ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का पैनल जो है पार्टी हाईकमान को भेजा है और दिल्ली से अब पार्टी के नामों का ऐलान किया जाएगा। यानी कि कभी भी इन 2 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। गुना जो विधानसभा सीट है, वहां पर बीजेपी के नेता और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही थी और उसमें भी एक नाम फाइनल किया गया है। हालांकि गोपीलाल जाटव या पन्नालाल शाक्य में से कौन उम्मीदवार होगा, इसको लेकर अभी भी कयास है, लेकिन पार्टी ने किसी एक नाम पर मुहर लगाई है। इसी तरीके से विदिशा विधानसभा सीट की हम बात करें तो वहां पर पूर्व जो वित्त मंत्री हैं राघव जी की बेटी का नाम निकलकर सामने आ रहा है। इसके अलावा जो प्रमोद टंडन है, उनका भी नाम सूची में शामिल है। लेकिन क्या इन दोनों सीटों पर कौन उम्मीदवार होंगे, कुछ ही देर के बाद तय हो जाएगा। पार्टी ने अपने नाम फाइनल करके पार्टी हाईकमान को भेज दिए और कुछ ही देर के बाद पार्टी इस बात को लेकर सूची जारी कर देगी कि आखिर इन 2 सीटों पर पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार कौन होंगे। 2 प्रमुख बातें। एक तरफ इस चीज को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल है कि इतना सारा लंबा समय चला है, गुना और विदिशा को लेकर ही क्यों इस तरह की स्थिति रही। दूसरी बात यह भी कि हो सकता है कि जितना विरोध पार्टी में किया जा रहा है अन्य कार्यकर्ताओं की तरफ से, हो सकता है कि फूंक फूंक कर कदम रखने की कोशिश बीजेपी की तरफ से। अनुराग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, इन 2 सीटों को लेकर भी पार्टी चौतरफा रणनीति बनाने की कोशिश में थी। यानी कि जिन सीटों को लेकर सहमति पार्टी नेताओं के बीच नहीं बन पा रही थी, उस पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही थी। विदिशा सीट हाई प्रोफाइल सीट है, पूर्व वित्त मंत्री राघव जी का वहां पर खासा दबदबा है, तो ऐसे में उनकी बेटी की तरफ से वो पैरवी करते हुए नजर आ रहे थे और प्रमोद टंडन भी बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, उनका नाम भी पैनल में शामिल था। तो ऐसे में किसी तरीके का विरोध ना हो और इसी तरीके के हालात गुना में भी ना बने, इसको लेकर पार्टी ने समन्वय बनाने की कोशिश की और उसके बाद किसी एक नाम पर सहमति बनी है। तो कुछ ही देर के बाद ये साफ हो जाएगा कि इन 2 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार कौन होंगे।
चलिए देखने वाले विषय की पार्टी इस बार किसको मौका देती है, गुना विदिशा से कौन चुनावी मैदान में होता है। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी के नामों को लेकर चर्चा हम कर रहे थे, कमलनाथ की भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ चल रहा है ये भी आपको बताएंगे। नामांकन भरने की प्रक्रिया में आज कमलनाथ शामिल होने वाले। नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन की कोशिश होगी, जो कि आम बात होती है, लेकिन इस बार पूरे प्रबल तरीके से, सशक्त तरीके से बताया जाएगा कि कितना दम फिलहाल पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व रखता है। विशाल रैली के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे कमलनाथ। पीसीसी चीफ कमलनाथ की तरफ से इस बात का पहले ही ऐलान हो चुका था कि तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में ही नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगे वो। राम भक्ति के साथ कमलनाथ आज दिखने वाले हैं आपको, क्योंकि हिंदुत्व एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का। नामांकन दाखिल करने के लिए दोपहर 12 बजे का समय तय किया गया है। शिकारपुर से छिंदवाड़ा के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर करीब 12:15 बजे छोटी बाजार में श्री राम मंदिर और बड़ी माता मंदिर में पूजा पाठ का सिलसिला चलेगा। दोपहर करीब 1 बजे के आसपास श्याम टॉकीज पर प्राचीन राम मंदिर पहुंचेंगे। पूजन के बाद कमलनाथ रथ पर सवार होंगे। 1 बजे विशाल रैली शुरू होने वाली है और दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट ऑफिस में नामांकन दाखिल किया जाएगा। दोपहर 2:25 पर अगर आप बात करें तो कमलनाथ जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। सिलसिलेवार मिनट टू मिनट कार्यक्रम यानी कि तय किया गया है। ये चुनावी सभा को लेकर नहीं है, लेकिन प्रचार प्रसार चूंकि शुरू हो गया है तो कितना सीरियसली पार्टी इस चीज को ले रही है ये आप मिनट टू मिनट कार्यक्रम से भी समझ सकते हैं। हिंदुत्व को दिखाने की ये कोशिश, साथ ही साथ शक्ति प्रदर्शन भी किया जाना है और कुछ वादे भी हो सकता है कि कमलनाथ आज करें। तो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार जोरों पर है। पार्टियां जनता को साधने के लिए ताबड़तोड़ दौरे कर रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी आज अपने दिग्गज नेताओं के साथ मैदान में उतरेगी। बीजेपी के कई नेता आज अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे, चुनावी दौरे करेंगे। सीएम मुख्यमंत्री की अगर आप बात करते हैं, बुधनी से ओंकार भरने के लिए पूरी तरह से तैयार। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से नाम सामने आए, यहां पर दम दिखाएंगे। प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक जनसभा कर जनता को साधने में जुटने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी जनता के बीच पहुंचेंगी। मतलब साफ है कि बीजेपी ने ओंकार भर दी है, अपने सभी नेताओं को रण क्षेत्र में उतार दिया है। और इस बीच इंदौर का रुख कर लेते हैं। कल्पेश विजयवर्गीय को लेकर एक सूचना सामने आ रही है। चुनाव आयोग में उन्हें के खिलाफ शिकायत की गई है। भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के बेटे कल्पेश विजयवर्गीय का एक वीडियो वायरल हुआ है। भाजपा प्रत्याशी का फोटो लगाकर पुरस्कार वितरण करते वीडियो वायरल हुआ। कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने चुनाव आयोग में इसे लेकर शिकायत कर दी। कल्पेश ने अपने पिता कैलाश विजयवर्गीय का फोटो लगे पुरस्कार बांटे हैं। चूंकि आचार संहिता के खिलाफ जाता है ये सब, और इसी के चलते एक बार फिर से मुश्किलों में नजर आ रहे हैं। ये कुछ वीडियो हैं, ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि संजय शुक्ला की तरफ से भी बताई गई हैं। चुनाव आयोग में शिकायत कर दी है। कैलाश विजयवर्गीय के फोटो लगे कुछ पुरस्कार जनता के बीच बांटे गए उस समय में जब आचार संहिता लगी हुई है। यही वीडियो इसी का हवाला देकर जो है पार्टी के खिलाफ शिकायत, और साथ ही साथ हो सकता है कि माननीय की मुश्किल जो है वो अब बढ़े। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। यही वीडियो जो कि संजय शुक्ला की तरफ से बताया गया है। कल्पेश विजयवर्गीय की तस्वीर है। पिता की फोटो लगे पोस्टर बांट रहे हैं, पुरस्कार भी दे रहे हैं। इसी के चलते संजय शुक्ला ने सवाल उठाए। चुनाव आयोग से शिकायत की है कि आचार संहिता लगे होने पर कैलाश विजयवर्गीय की फोटो लगे पोस्टर्स और पुरस्कार देखे गए। और अगली बड़ी खबर मनेंद्रगढ़ से। बीजेपी उम्मीदवार रेणुका सिंह को नोटिस जारी हुआ है। 10 दिन में रेणुका सिंह को ये तीसरा नोटिस है। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप एक बार फिर से इनके खिलाफ। आपको बताएं कि बिना अनुमति प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंच गई थी रेणुका सिंह, और इसी के चलते नोटिस जारी किया गया। भरतपुर सोनहत विधानसभा की प्रत्याशी हैं रेणुका सिंह। सिलसिलेवार अगर आप शुरुआत से क्रम देखेंगे तो तीसरी बार ये नोटिस चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें मिला है। आचार संहिता का उल्लंघन लगातार करती आ रही हैं। हो सकता है कि सख्त एक्शन भी हो, क्योंकि पहले दिए गए नोटिस का भी जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। 10 दिनों में तीसरा नोटिस रेणुका सिंह के खिलाफ।
पहले बयानों को लेकर चर्चाओं में आई, उस दौरान मुसीबतें बढ़ी और अब एक बार फिर से आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लग रहा है। बिना अनुमति प्रचार प्रसार में जुटी हुई थी और उसी के चलते नोटिस जारी किया गया। सोनहत विधानसभा से प्रत्याशी हैं सहयोगी सुजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत, क्या जानकारी मामले पर? जी देखिए, बता दूं पूरा जो मामला है उस निर्वाचन आयोग ने मनेन्द्रगढ़ चिरमी भरतपुर के निर्वाचन आयोग ने फिर एक बार नोटिस दिया है। इससे पहले कोरिया जिले के निर्वाचन आयोग ने नवरात्रि के दूसरे दिन दिया था, वहीं अब 10 दिनों के अंदर तीसरा नोटिस है। कहीं न कहीं जो प्रचार प्रसार को लेकर के लगातार सक्रिय रहने को लेकर के लगातार जिस तरह से बोल्ट बयानबाजी और बिना अनुमति प्रचार प्रसार को लेकर के भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह को एक बार फिर नोटिस मिला है। ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़ेगी। लगातार हर 3 दिनों के अंदर जवाब देना होगा। जवाब ना देने पर एक पक्षी जो है निर्वाचन आयोग द्वारा कार्रवाई करने की बात कह रही है। जी निश्चित तौर पर, और ये बड़ी मुसीबत का सबब रेणुका सिंह के लिए भी। सुजीत, लगातार लेकिन हम ये क्रम देख रहे हैं, पहले दिए गए नोटिस का जवाब क्या आया है अभी तक? जी देखिए, बता दो, ये रेणुका सिंह से हमने बात की है तो उन्होंने कहा है कि मेरा काम नहीं है नोटिस का जवाब देना, यह काम पार्टी के जिला अध्यक्ष का है। जो उनका नोटिस भी उन्हीं के पास जाएगा और वो जिला वही इसकी जवाब देंगे पूरा। लेकिन पूरे मामले में जिस तरह से प्रखर और मुखर होकर के लगातार जवाब दे रही हैं और लगातार बयानबाजी से लेकर प्रचार प्रसार कर रही हैं, ऐसा लग रहा है, माना जा रहा है कि यहाँ पे क्षेत्र में जिस तरह से राजनीति के चरम सीमा पे है रेणुका सिंह का, और लगातार सक्रिय रहने के लिए जिस तरह से बयानबाजी के साथ साथ प्रचार प्रसार और बिना अनुमति लिया जा रहा है, ये कहीं न कहीं मुसीबत बाद में मुसीबत खड़ी कर सकते हैं रेणुका सिंह के लिए। जी चलिए, धाक जमाने की कोशिश भी आप इससे कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सुजीत जानकारी के लिए। और अयोध्या की बात कर लेते हैं। 22 जनवरी का दिन बेहद खास अयोध्या के लिए, पूरे देश के लिए अगर आप खास तौर पर माने तो। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यहां पर होना है। राम जन्मभूमि निर्माण समिति ने इसे लेकर पीएम मोदी से मुलाकात की। कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर न्योता दिया है। पीएम मोदी ने निमंत्रण को स्वीकारा भी। चंपत राय ने भी पीएम से मुलाकात की। पीएम ने राम जन्मभूमि निर्माण समिति के निमंत्रण को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया है। इनकी तरफ से ट्वीट किया गया। ट्वीट में क्या लिखा है ये भी हम आपको बता दें। जय सिया राम से ट्वीट की शुरुआत करते हैं, उसी जोश के साथ, उसी उत्साह के साथ जो कि बीते लंबे सालों के संघर्ष को बयां भी करता है। ये दिन बहुत खास है, भावनाओं से भरा हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी निवास स्थान पर मिलने आए। श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने के लिए निमंत्रण मुझे सौंपा है। खुद को बहुत धन्य महसूस कर रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है, अपने जीवन काल में ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूंगा। एक एक शब्द इस ट्वीट का अगर आप देखेंगे तो ये बयां करता है कि जो उत्साह है वो इतने सालों में फीका नहीं पड़ा है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इस निमंत्रण के साथ ही इस कार्यक्रम को भी भव्य बनाया जा सके। ये ट्वीट हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट, जो शब्द मैं आपको बता रही थी वो इस ट्वीट में मेंशन्ड, और ये बताने की कोशिश की कितनी भव्यता के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री व्यक्तिगत तौर पर अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि इस कार्यक्रम में, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर उन्हें इस खास मौके पर मिलेगा। यही बात उनके ट्वीट में बयां होती थी। और पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर भी जानकारी साझा कर लेते हैं। आपको बताएं कि 27 अक्टूबर को चित्रकूट आने वाले हैं पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। एसपीजी समेत सुरक्षा एजेंसियां चित्रकूट में 3 दिनों से डेरा जमाए हुए हैं। लगातार 3 दिनों से एसपीजी के अधिकारियों ने सतना के जिला प्रशासन और अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मिलकर श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट और तुलसी पीठ के प्रबंधन के साथ मीटिंग की है। सुरक्षा की कमान पूरी तरह से संभाले हुए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और रूट की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। एसपीजी ने हेलीपैड से लेकर आगमन मार्ग का भी जायजा लिया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम बना है। मुख्यतः वो यहाँ पर पूज्यपाद जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज गुरुदेव भगवान के एक बहुत अद्भुत ग्रंथ पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। अष्टाध्यायी व्याकरण में जो मुख्य ग्रंथ है अष्टाध्यायी पर उन्होंने 10,000 पृष्ठों में भाष्य लिखा है। तो उस भाष्य के विमोचन में आगे बढ़ते हुए बात बिलासपुर से अगली बड़ी खबर की। माचिस गोदाम में अचानक से भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर नष्ट हो चुका है। आपको बताएं कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका प्राथमिक तौर पर। आग की चपेट में आसपास की दुकानें भी आई हैं।
आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। व्यापार विहार के गोदाम में आग लगी है। आसपास के जो इलाके हैं रहवासी भी हैं और ज्वलनशील भी हैं। इसी के चलते डर बना हुआ है कि अगर आग फैलती है तो स्थिति और ज्यादा भीषण हो सकती है। तस्वीरें आप देखिए घटनास्थल की, बिलासपुर की ये तस्वीरें। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, माचिस गोदाम में आग लगी और इसी के चलते आप समझ सकते हैं कि अंदर स्थिति कितनी भीषण रही होगी। और अभी भी आपको बताएं कि पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। कोशिश लगातार की जा रही है दमकल की टीम की तरफ से कि आग पर नियंत्रण पाया जा सके। आसपास भी कई सारी दुकानें हैं। सहयोगी उमेश हमें ज्यादा जानकारी देंगे। उमेश, मौजूदा हालात क्या कहते हैं? देखिए, आग इतनी भीषण है कि अभी भी आग पर काबू पाया नहीं गया है। वहां पर दमकल की जो टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है। लगभग 4 से 5 दमकल की जो टीम है वो वहां पर पहुंची है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है सुबह सुबह वहां पर से धुआं उठते हुए कुछ लोगों ने देखा, जिसकी सूचना तत्काल दमकल टीम को दी गई। फायर ब्रिगेड जब मौके पर पहुंची तो देखा गया कि आग पूरी तरीके से उस गोदाम में पूरी तरीके से फैल गया था। क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो गोदाम है ये माचिस का गोदाम है और इसके अगल बगल जो पशु आहार की दुकानें हैं वहां पर ये आग की लपटें पहुंच गई है, जिससे आग जो है वो पूरी तरीके से भीषण हो गया और इस पर आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। फिलहाल अभी भी आग पर काबू पाया नहीं गया है और कोशिशें जो है वो आग पर काबू पाने की जारी है। और बताया जा रहा है कि ये जो है शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। तारबहार थाना क्षेत्र के व्यापार विहार का पूरा मामला है। मां पार्वती ट्रेडर्स जो है वहां ये आग लगी थी। फिलहाल अभी भी आग पर काबू पाया नहीं गया है। आग पर काबू पाने के लिए जो दमकल की टीम है मौके पर पहुंची हुई है। 4 गाड़ियां पहले भेजी गई थी, अभी फिर से 4 गाड़ियों को भेजने का प्लान किया गया है, क्योंकि आग इतनी भीषण है कि आसपास की जो दुकानें हैं वो भी वहां तक भी आग की लपटें पहुंच गई है। जी ठीक है, ये भी जानकारी दीजिएगा उमेश कि कोई अंदर मौजूद तो नहीं है आसपास, और ये भी बताइएगा कि जो दायरा है आग का अभी तक कहाँ तक फैला है और डर किस बात को लेकर है? इसी बात को लेकर कि दमकल की तरफ से काबू नहीं पाया जा सका है, या फिर ऐसा भी है कि रहवासी क्षेत्र होने के चलते काफी मुश्किल है? देखिए, ये व्यापार विहार है। यहाँ पर व्यापारियों की जो पूरी गोदाम होती है, थोक बाजार है, ये जिले का सबसे बड़ा थोक बाजार है। यहाँ पे जो तमाम तरह की जो सामानें हैं वो यहाँ पर गोडाउन में रखी जाती है। तो निश्चित रूप से एक भय का जो व्यापारियों में भय इस बात को लेकर है कि आसपास जो दुकानें हैं वहां पर कहीं आग न पहुंच जाए, जिससे करोड़ों लाखों रुपए का जो उनका माल है वो जलकर खाक न हो जाए। यही वजह है कि व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार वहां पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को सूचना दी जा रही है कि किसी भी तरीके से आग पर काबू पाया जाए, नहीं तो वहां पर करोड़ों को जो सामान जो रखा हुआ है वो जलकर खाक हो जाएगा। फिलहाल जो प्रयास है वो विभाग की ओर से जारी है आग पर काबू पाने की, लेकिन अभी भी आग इतनी भीषण है कि जो आसपास की जो पशु आहार की दुकान है, इसके अलावा ऑयल की दुकान है, वहां पर आग ना पहुंच जाए इसका प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अगर वहां आग पहुंची तो कहीं ना कहीं भीषण हादसा हो सकता है और बड़े पैमाने पर जो वहां पर रखे सामान है वो जलकर खाक हो सकते हैं। ठीक है उमेश, हम समझ सकते हैं क्योंकि माचिस गोदाम है, उसी के चलते मुझे लगता है कि ज्यादा समय लग सकता है। बहुत शुक्रिया आपका उमेश फिलहाल जानकारी के लिए। और मध्य प्रदेश बीजेपी के लिहाज से एक और बड़ी जानकारी, घोषणा पत्र तैयार हो गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर जल्द ही घोषणा पत्र पार्टी जारी भी कर सकती है। पार्टी 2 से 3 दिनों के अंदर घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी में नजर आती हुई। आपको बताएं कि घोषणा पत्र जानकारी के मुताबिक पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में ही जारी होगा और इसी के चलते एक भव्य कार्यक्रम का अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार क्या वादे पार्टी करती है, किस तरह के दावे होते हैं, ये मैनिफेस्टो से साफ हो पाएगा। बड़ी बात यह कि जेपी नड्डा मौजूद रहने वाले हैं उस दौरान जब पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र जारी हो, यानी कि वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ही प्रदेश के नेता मौजूद रहेंगे, मैनिफेस्टो जारी करेंगे। ये माना जा रहा है कि अंतिम मोहर लग चुकी है। जल्द से जल्द अब से 2 से या 3 दिनों के भीतर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का दावा पत्र जो कहते हैं मैनिफेस्टो जारी होने की पूरी संभावना। कुछ वादे जो कि मौखिक तौर पर पार्टी के नेता कर चुके हैं, शायद उन वादों का भी जिक्र हो, लेकिन चूंकि ये भी देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो में क्या शामिल किया गया है। हो सकता है कि इसलिए चिंतन मनन ज्यादा चलता है कि विरोधी जिस प्रकार का वादा कर रहे हैं, बहुत जरूरी होता है कि आप एक कदम बढ़कर मैनिफेस्टो में चीजों को शामिल करें और इसी के चलते ज्यादा समय भी लगता है। विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जल्दी जारी होने वाला है। बीजेपी की तरफ से कांग्रेस कई सारी बातें कर ही चुकी है, किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर।
नई बात यह थी कि कांग्रेस की तरफ से 7 पत्र जारी किए गए अलग अलग वर्गों के लिए। हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से भी इस बार कोई नई कवायद हो। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, क्या जानकारी मैनिफेस्टो को लेकर, कब तक जारी होगा, कोई खबर? देखिए, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है वो बनकर तैयार हो चुका है और पार्टी अगले 2 से 3 दिन के अंदर अपना घोषणा पत्र जारी कर देगी। और बताया यही जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी और उससे पहले पार्टी ने इस बात का भरोसा दिया है कि जो घोषणा बीजेपी ने की थी उसको पूरा करने का काम किया और अब नए घोषणा पत्र में भी पार्टी ने उन बिंदुओं को शामिल किया है जिनको सत्ता में आने के बाद पार्टी पूरा करेगी। तो अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अगले 2 से 3 दिन के अंदर बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। हालांकि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है कि उनकी मौजूदगी में ये घोषणा पत्र जारी किया जाए। तो अगले कुछ दिनों के अंदर पार्टी अपना घोषणा पत्र चुनाव को लेकर जारी कर सकती है। अनुराग, कोई संकेत नजर आते हुए कौन कौन से पॉइंट्स शामिल हो सकते हैं पार्टी की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस को भी फिलहाल मैनिफेस्टो जारी कर देखा गया है? देखिए, बीजेपी अपने घोषणा पत्र में ना सिर्फ ये बताने का काम करेगी कि उसने अब तक किन घोषणाओं को पूरा करने का काम किया है, इसके अलावा कौन से नए बिंदु उसमें शामिल होंगे। महिलाओं से जुड़े, सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए, किसानों से जुड़े हुए बिंदुओं को भी पार्टी ने शामिल करने का काम किया है। तो पार्टी की कोशिश इस बात को लेकर होगी कि अपने घोषणा पत्र में ये बताने का काम किया जाए कि किन किन घोषणाओं पर पार्टी ने अमल किया है और कौन सी घोषणाएं जो अधूरी हैं उनको पूरा करने का काम किया जाएगा और ऐसे कौन से नए बिंदु हैं जिनको लेकर पार्टी जनता के बीच जाने का काम करेगी। तो हर वर्ग से जुड़े हुए बिंदुओं को घोषणा पत्र में शामिल करने का काम बीजेपी की तरफ से किया गया है और हर वर्ग को साधने के लिए ये घोषणा पत्र होगा। तो कुल मिलाकर पार्टी ने अपना घोषणा पत्र तैयार किया है, लेकिन इस घोषणा पत्र को पार्टी अब जनता के बीच रखने जाने की तैयारी में। ठीक है, नई कवायद कांग्रेस की तरफ से भी अनुराग हम देख रहे थे, 7 अलग अलग पत्र अलग अलग वर्गों के लिए। बीजेपी की तरफ से भी हो सकता है कि इसे टक्कर देने के लिए एक कदम आगे तो बढ़ना होगा। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में जिन बिंदुओं का ऐलान किया है उसी तरीके से बीजेपी भी कुछ नए बिंदुओं के साथ जनता के बीच में जाने की तैयारी में। किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर, महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर, युवा बेरोजगारों से जुड़े मुद्दों को लेकर बीजेपी अपने घोषणा पत्र के जरिए जनता के बीच जाने की तैयारी में। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया है उससे अलग बीजेपी अपने घोषणा पत्र के जरिए अब जनता के बीच जाने की तैयारी में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।